स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा तक हमने परमाणु संरचना में बेसिक कंसेप्ट, हमने बेसिक चीज़ें समझी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, नाभिक की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और उसी में हमने एक नया टॉपिक भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैंने बताया था जे.सी. मैक्सवेल ने इस थ्योरी को दिया था और उन्होंने कुछ बातें बताई थी। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैक्सवेल ने बताई थी कि किसी भी सोर्स से जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो सतत रूप से होता है, कंटिन्यूअस रूप से होता है, और ऊर्जा का उत्सर्जन तरंगों के रूप में होता है, जिन तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैंने आपको समझाया था कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। तीसरी बात मैंने आपको समझाई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो बिना किसी माध्यम के भी ट्रेवल कर सकता है, और सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ही स्पीड से ट्रेवल करती हैं, और वो है प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें मैंने आपको समझाया था आगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो पैटर्न हमको मिलता है उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण सिद्धांत है, उसकी क्या कमियां हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखिए, इसमें ये लिमिटेशंस हैं कि वैसे तो प्रकाश के सभी गुण है ना, प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी लाइट की, उन सभी को ये सिद्धांत, ये थ्योरी एक्सप्लेन कर देता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में इसको प्रॉब्लम आती है। ये थ्योरी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और उनमें से 4 चीज़ें जिनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता वो यहाँ पे दी गई हैं। पहला श्याम पिंड विकिरण यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दूसरा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ये सेकंड वाला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तीसरा, ठोसों की ऊष्माधारिता में वेरिएशन जो कि ताप का एक फलन है, मतलब वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इस बात को भी ये कंसेप्ट, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और चौथी बात ये है कि परमाणु, मुख्य रूप से हाइड्रोजन परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इसके बारे में भी ये कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं प्रोवाइड करता। तो इन घटनाओं की व्याख्या ये थ्योरी या ये कंसेप्ट नहीं कर पाता। तो इसमें पहले इन चीज़ों को, इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका श्याम पिंड विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और दूसरा है प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन 2 चीज़ों को हम बहुत डिटेल में समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए और किस चीज़ की आवश्यकता होगी। पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझते हैं। श्याम पिंड को दूसरा नाम है कृष्णिका। किसी भी ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकता है और किसी भी ऊर्जा का ये अवशोषण कर सकता है। मतलब सारी ऊर्जा, जितने भी आवृत्ति की ऊर्जाएं होती हैं, ये सभी को उत्सर्जित या अवशोषित कर सकता है। और इस तरह की कृष्णिका से उत्सर्जित होने वाले विकिरण को हम लोग कहते हैं कृष्णिका विकिरण, है ना, या श्याम पिंड विकिरण या ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वास्तव में अगर बात करें तो ऐसा कोई भी बॉडी नहीं बन सकता, लेकिन ग्रेफाइट का बना हुआ, आगे चित्र में दिखाया गया है, एक पिंड
कृष्णिका के काफ़ी सन्निकट माना जाता है, उसके काफ़ी नज़दीक माना जाता है। इसमें विकिरण को प्रवेश कराने हेतु एक छिद्र होता है और उसके अतिरिक्त कोई भी द्वार नहीं होता जिससे विकिरण प्रवेश कर सके। तो एक बार विकिरण अंदर प्रवेश कर जाती है तो वो लगातार उसमें टकराती रहती है, परावर्तित होती रहती है, टकराती रहती है और फिर उसी में अवशोषित हो जाती है। ये देखिए, इसको हम चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका ग्रेफाइट की लाइनिंग वाला कृष्णिका है जिसमें यहाँ से जो है प्रकाश पुंज प्रवेश करता है और बाकी कहीं से कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये यहाँ से टकराए, यहाँ से टकराए, यहाँ से टकराए, टकराते टकराते ये इसी के अंदर खत्म हो जाता है। मतलब मान लिया जाता है कि ये पूरी तरह से इसमें अवशोषित हो गया। इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गर्म होते होते वो लाल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लाल होने के बाद अब उसका रंग परिवर्तित नहीं होता। लाल जो है उसको गर्म करने पर जो पहला रंग प्रतीत होता है वो लाल रंग है। लाल रंग के बाद अगर उसको फिर भी लगातार गर्म किया जाए तो लाल से वो पीला हो जाता है, फिर सफ़ेद प्रकाश उत्सर्जित करता है और अंत में नीला प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। तो ये रंग, जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है उसका रंग लगातार बदल रहा है। रंग बदलने का मतलब कि आवृत्ति बदल रही है। अब वैद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत की बात करें तो किसी पिंड से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से होता है, अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा की तीव्रता वैद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा तीव्रता के समानुपाती होनी चाहिए, है ना, क्योंकि सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ऊर्जा को ना तो आवृत्ति पर निर्भर करना चाहिए ना ही तरंग दैर्घ्य पर। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात मान के चलें तो, है ना, लेकिन रंग का परिवर्तित होना ये बता रहा है कि आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य बदल रहा है। इसका मतलब कि इस कंसेप्ट को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है ना। अतः इस सिद्धांत के अनुसार गर्म किए जाने वाले पिंड से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश का रंग परिवर्तित नहीं होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की बात मान रहे हैं तो रंग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, है ना, यद्यपि इसकी तीव्रता लगातार परिवर्तित होती रहनी चाहिए। जबकि गर्म किए जाने वाले पिंड से उत्सर्जित प्रकाश का रंग लगातार परिवर्तित होता है, जो प्रदर्शित करता है कि उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति लगातार बढ़ रही है। लाल से नीले की तरफ जाएंगे, लाल का आवृत्ति सबसे कम होती है और नीले की आवृत्ति उससे ज़्यादा होती है। तो अब देखिए, इसको दो ग्राफ से अगर तीव्रता और तरंगदैर्घ्य के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाए तो अलग अलग दो ताप पे हमने किया है। ताप बढ़ाने पे ग्राफ में इस तरह वेरिएशन देखने को मिलता है। T2 का मान T1 से अधिक है। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखें तो तरंगदैर्घ्य घटने के साथ साथ तीव्रता का मान बढ़ता है ना, और एक अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है। लेकिन अगर आगे तरंगदैर्घ्य को घटाया जाए तो अब तीव्रता का मान घटने लगता है। तो इस तरह से ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है जिसको हम लोग समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो कंसेप्ट है वो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसको समझेंगे कि ये है क्या पहले और ये क्यों एक्सप्लेन नहीं होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब है कि ऐसे धातुएं जिसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है ना, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देते हैं, उस पर अगर कोई प्रकाश की किरण प्रदीप्त की जाती है, प्रकाश की किरण प्रतिदीप्त की जाती है तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको समझने के लिए ये समझें कि ये जो है धातु की सतह है, धातु सतह, और इस सतह पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब कोई प्रकाश इस पे टकराता है तो ये इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, उत्तेजित हो जाता है और सतह से निकल करके बाहर निकलने लगता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और इस इलेक्ट्रॉन को जो बाहर निकल रहा है इसको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में कुछ बातें और भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि यहां से देखें, यहां से ऐसा नहीं कि कोई भी
प्रकाश इस पे आकर के आपतित होगा और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए इस आपतित प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक होनी चाहिए। जिस मतलब उससे अगर कम आवृत्ति होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जो मिनिमम आवृत्ति इसकी होनी चाहिए उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उसका दूसरा नाम है देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। मतलब अगर इस आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर या उससे अधिक है तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो पाएगा। अच्छा, आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर, भाई इलेक्ट्रॉन है, धातु के अंदर है तो धातु के नाभिक से बंधा होगा, तो इसको बाहर निकलने के लिए इसको धातु के नाभिक के आकर्षण बल से तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो यही प्रकाश इसको जो ऊर्जा देता है जिससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सके, उस मिनिमम ऊर्जा को हम लोग कहते हैं कार्यफलन या वर्क फंक्शन। W0 से प्रदर्शित करते हैं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को μ0 से प्रदर्शित करते हैं। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहते हैं इसको, है ना। और ये कार्यफलन या वर्क फंक्शन W0 से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्सर्जित बाहर निकल रहा है ये कितनी स्पीड से निकलेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी, वेग कितना ज्यादा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये आपतित प्रकाश का आवृत्ति कितनी ज्यादा है। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ज्यादा होगी। जितनी आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां से इलेक्ट्रॉन 1 निकलेगा कि 2 निकलेगा कि 3 निकलेगा कि 4 निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी उत्सर्जित होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इस आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी है। अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी तो ज्यादा से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो अब अगर बात करें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव इस सिद्धांत की भी व्याख्या नहीं कर पाता। भाई आवृत्ति की बात हो रही है ना, तीव्रता की बात इस टर्म में हुई कि इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति पर निर्भर करता। आवृत्ति की बात है, तरंगदैर्घ्य की बात है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की भी व्याख्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं कर पाता। तो जब इन चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो फिर क्या किया जाए कि ये सारी बातें एक्सप्लेन हो जाएं। तो उसी समय इस कंसेप्ट के थोड़े दिनों बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों का कणिका सिद्धांत भी दिया गया, या इसे हम कहते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी या प्लैंक क्वांटम सिद्धांत। प्लैंक ने ये बताया कि देखिए किसी भी सोर्स से, किसी भी बॉडी से जो ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है वो जरूरी नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सतत रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ऊर्जा का उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता बल्कि असतत रूप से होता है और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि ये देखो ये एक स्रोत है, बल्ब है, सूर्य है, तो इससे ऊर्जा का जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं। ऊर्जा के छोटे छोटे कण होते हैं और इन कणों के बीच गैपिंग होती है। इन कणों को, इन पैकेट्स को, पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं फोटोन या क्वांटा। फोटोन या क्वांटा, एक फोटोन या एक क्वांटा। क्वांटा सिंगुलर टर्म है और अगर ढेर सारे निकल रहे हैं तो क्वांटम टर्म यूज करते हैं, है ना। तो किसी सोर्स से ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप से ना होकर असतत रूप से ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। अब फोटोन या क्वांटा की ऊर्जा कितनी है, तो भाई ऊर्जा के पैकेट है ना, तो ऊर्जा कितनी है, तो ऊर्जा कितनी है ये इस बात पर निर्भर करेगी कि इस प्रकाश की आवृत्ति कितनी है। जितनी अधिक आवृत्ति होगी उतनी अधिक ऊर्जा होगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहेंगे प्लैंक कांस्टेंट या प्लैंक नियतांक। इसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। इसको अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड भी रख सकते हैं। तो किसी स्रोत से अगर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है तो कुल कितनी, भाई एक ही फोटोन थोड़ी ना निकलेगा या दो फोटोन थोड़ी ना निकलेंगे, बहुत सारे फोटोन निकलेंगे, बहुत सारे क्वांटाज निकलेंगे, है ना। तो कुल कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन किसी स्रोत से हो रहा है, तो इस एक, भाई ये जो एच न्यू की वैल्यू है ये क्वांटाइज्ड वैल्यू है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है, मतलब इसका फ्रैक्शन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एच न्यू बाई 2 हो जाए ऊर्जा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि फोटोन आधा नहीं हो सकता, फोटोन एक पूरा निकलेगा। तो इसका मतलब कि कुल जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो इस एच न्यू में कैपिटल एन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और एन का मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 कोई भी होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो इतनी कुल किसी स्रोत से उत्सर्जित होने वाली कुल ऊर्जा का मान इतना होता है ना। अगर मान लो 10 फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं तो 10 एच न्यू होगा, अगर 10 मोल फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं तो 10 इंटू 6.022 10⁻23 एच न्यू ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ये चीजें थी, है ना। आज के लिए इतना ही इस क्लास में, और इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी उसको अब हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और आगे हम ये देखेंगे कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं उनमें केवल तरंग प्रकृति नहीं होती, बल्कि फोटोन या क्वांटा से बने होते हैं, मतलब कणिका प्रवृत्ति भी होती है। मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का द्वैत प्रकृति होता है, डुअल नेचर होता है। दो नेचर ये शो करती हैं, एक जो तरंग नेचर है और दूसरा जो है वो कणिका प्रवृत्ति है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।